अब आप सुनेंगे महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का सफरनामा और सफलता की कहानी पर एक विशेष परिचर्चा। नमस्ते। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप जानते हैं मैं हूं प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। हमारा सरोकार समाज के साथ में जो है उसको आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो दस्तक 90.8 एफएम हमेशा ही बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। और एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत बड़े समाज विज्ञानी को लेकर के, जो कि संयोग से उज्जैन आए हुए थे और उन्होंने बहुत कृपापूर्वक अपना समय इस रेडियो वार्ता के लिए दिया है। मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप हैं प्रोफेसर अश्विनी कुमार, जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग फेलो हैं और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आप प्राध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं। आप एक पॉलिसी रिसर्चर हैं, एक लेखक हैं, कवि हैं और जैसा मैंने आपको बताया समाज विज्ञानी होने के साथ साथ आप समाजशास्त्र के जो बड़ा संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के नाम से जिसको भारत में जाना जाता है उसमें प्राध्यापक हैं। आप लंदन में, जर्मनी में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया में, तमाम देशों में आप कंसल्टेंट रहे हैं, विजिटिंग फेलो रहे हैं और पॉलिसी एडवाइजर के तरह आपने जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है भारत सरकार की, उसमें योजना सलाहकार के रूप में आपने भूमिका निभाई है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास विभाग है उसमें भी आप सदैव परामर्शदाता के रूप में रहे हैं। आपका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके लिए जो श्रेष्ठता है शैक्षणिक जगत में आपकी, उसके लिए आपको सीनियर फेलोशिप 2016 से 2018 तक दी गई है। और आपकी जो कविताएं हैं वो एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हो चुकी है जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ अल्फाबेट्स और यह हंगेरियन में छपी है। और आपकी किताबें जो हैं, कविताएं जो हैं वो भारतीय भाषाओं के साथ साथ हंगेरियन भाषा में भी अनुदित हैं। बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए कि आज आप हमारे साथ में हैं और विक्रम विश्वविद्यालय के इस मंच को साझा कर रहे हैं। आज इस मंच पर हमारे साथ बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर है, जो कि हाल ही में जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, जो कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद जो सबसे पहली घोषणा थी वो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की थी। और उन्हीं कॉलेजेस में से एक कॉलेज बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर है। उसके प्राचार्य राजनीति शास्त्र के वेत्ता हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और प्रखर समाज चिंतक हैं, विचारक हैं। ऐसे डॉक्टर BS विभूति हमारे साथ में हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। विक्रम विश्वविद्यालय के इस मंच पर भी हमारे साझेदार ही हैं, शैक्षणिक जगत में भी और अन्यथा जीवन यात्रा में भी। और मेरे साथ में लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला के प्रोफेसर नलिन सिंह जी हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अश्विनी सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर साहब, आप बहुत जाने जाते हैं समाजशास्त्री के रूप में। मैं चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा बात अपना कह दें। बहुत सारे सवाल हैं जेहन में इस समय जो मैं आपसे करूँगा और आपका मार्गदर्शन हमको मिलेगा, तो कृपया आप थोड़ा रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं से कुछ कहें। सबसे पहले मैं रेडियो दस्तक को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि रेडियो दस्तक में आने का मुझे मौका मिला। दस्तक से ही हमें लगता है कि चारों तरफ मतलब एक डिबेट की जो परंपरा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान की एक ख़ास बात है डिबेट की परंपरा, वाद विवाद की परंपरा, दस्तक देने की परंपरा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी। और सबसे पहले मैं आपको कुलगुरु बनने पर बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर जी। उज्जैन आने का मौका मिला है, महाकाल के इस देश में हूँ जहाँ पर महाकाल हमारे सबको देखते हैं, उनके तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे लगता है उसका सारा लाभ हम सबको मिलेगा। हम सभी सहकर्मी हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं। और साथ में मेरे कुलीग हैं नलिन जी और हमारे साथ विभूति जी, ये सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया। जहाँ तक जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूँ और अब बागडोर आपके हाथ में है विक्रम विश्वविद्यालय की जी, तो महाराजा विक्रमादित्य की बात होती है, कालिदास की बात होती है, उज्जैन उनकी नगरी है। साथ में इन कुछ सालों से मैंने अपने लेखों में, अपने काम में ये भी देखा कि मध्य प्रदेश की ज़मीन जो है, यहाँ पर एक ऐसी धारा बह रही है जो पूरे हिंदुस्तान की दिशा भी बदल रही है जी। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो मुझे काम करने का मौका मिला है केंद्र सरकार में और कई राज्य सरकारों में,
और मध्य प्रदेश आने का पहले भी मौका मिला है जब मैं ग्रामीण विभाग में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहा था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे। तब से मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि कोई ख़ास बात है आपके इस राज्य में, और इसीलिए मैंने एक नई चर्चा शुरू की है और उसका नाम रखा है कि मध्य प्रदेश से ही एक साइलेंट गुलाबी क्रांति चल रही है। अब ये साइलेंट गुलाबी क्रांति का मतलब ये है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ, जैसे आपकी लाडली बहन योजना से उसकी जो लहर फैली है पूरे देश में, वो शायद हमारे लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ही बदल रहा है। तो जिसे हम यूरोप में या अमेरिका में पैटर्नल वेलफेयर स्टेट कहते हैं, मध्य प्रदेश से जो स्कीम चालू हुई वो इसके स्वरूप को बदलकर मैटरनल वेलफेयर स्टेट बना रही है, जिसे मैंने अभी हिंदू के साथ बातचीत में कहा था मातृत्व लोक कल्याणकारी राज्य। तो ये बहुत गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश, जिसे किसी ज़माने में बीमारू स्टेट कहा जाता है, पिछले 20 सालों में, कुलगुरु से मैं कह रहा हूँ, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु से कि आप कुलगुरु हैं, आपके सामने जो इतनी बड़ी एक क्रांति हो रही है, साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है, उसके आप कर्ता धर्ता भी बन रहे हैं। तो ये जो मैटरनल वेलफेयर स्टेट बन रहा है, मुझे उसको देखने का और समझने का मौका मिला। सर धन्यवाद। मेरे साथ में आदरणीय नलिन जी जुड़े हुए हैं, विभूति जी जुड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है नलिन जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नलिन जी। सर, हम जैसे मैटरनल स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखने में आया कि रिजर्वेशन, जो वुमेन रिजर्वेशन हमारे यहाँ स्टेट में दिया जा रहा है, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या वो सही मायने में उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे के मूलभूत कारण क्या हैं? थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालेंगे सर? देखिए प्रोफेसर नलिन, जिस सेंस में मैं मातृत्व लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना पर विचार कर रहा हूँ, और मध्य प्रदेश जिसे किसी ज़माने में जो बड़े डेमोग्राफर बोस साहब ने कह दिया, उससे मैं असहमत रहा हूँ कि बीमारू स्टेट कह दिया। जबकि आप देखिए मध्य प्रदेश की ज़मीन देखिए, ये ज़मीन जंगल ज़मीन और पानी की ज़मीन है। ये आदिवासियों का संघर्ष हुआ है। यहाँ पर मूल रूप से जो आम संघर्ष हुए हैं, लोक क्रांतियाँ यहाँ हुई हैं। इसे बीमारू कह देना सिर्फ इसलिए, अगर आप पिछले 20 साल का ही अगर आप अफर्मेटिव एक्शन देख लें, जिसे हम कहते हैं आरक्षण की ही कहानी सुन लें, मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में अग्रणीय राज्य रहा है जहाँ हिंदुस्तान ने लिटरेसी कार्यक्रम यहाँ सीखा, मध्य प्रदेश से सीखा। पूरे देश में राइट टू एजुकेशन आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, हमें बहुत करीब से मध्य प्रदेश से सीखना पड़ा है कि यहाँ कैसे हुआ। दूसरा आप देख ले पंचायती राज, मध्य प्रदेश की ये जो बहन लाडली स्कीम है, इसकी सफलता के पीछे एक जमीन तैयार की गई थी पंचायती राज की। उस पंचायती राज में आप देखिए 33% आरक्षण है, कई राज्यों में, बिहार में 50% का आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण है। मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले रेडियो स्टेशन में आने से पहले कि जब हम NRGA या महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम पे काम कर रहे थे, तो हमने ये सीखा मध्य प्रदेश और उन राज्यों से कि 1/3 जो वर्कर्स हमारे वेज सीकर्स होंगे वो महिलाएं होंगी। हमने वेलफेयर प्रोग्राम में, लोक कल्याणकारी नीतियों में भी महिला की भूमिका तय की है। जहाँ तक जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अभी कहा है, तो आप कल्पना करें कि जिस चीज़ को हम 3 हिस्सों में देख रहे हैं, आपने चुनाव में देखा और इलेक्शन कमीशन ने भी देखा है उनके डेटा से कि लगभग 10% का जो पहले वोट में टर्नआउट में रेज हुआ है महिलाओं का। तो इतने सालों से जो जेंडर गैप था चुनावों में, वो जेंडर गैप लगभग समाप्त हो गया। और वो समाप्त की देखिए, ये 19 का चुनाव है, ये 24 का चुनाव है। कुछ राजनीतिक शास्त्रियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और महिला पे फोकस किए हुए वेलफेयर प्रोग्रामों से ये जेंडर गैप कम हुआ है और कम होता जा रहा है। ये किसी क्रांति से कम नहीं है प्रोफेसर नलिन। और जो आरक्षण से जुड़े हुए सवाल हैं, महिलाओं की कार्य भागीता और उनका जो एम्पावरमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि सारे आपस में मिली जुली चीज़ें हैं। तो जो काम लाडली बहन से शुरू हुआ वो झारखंड तक गया, बिहार गया, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखी कि अभूतपूर्व सफलता मिली है, और वो अब वो धीरे धीरे साउथ के राज्यों में जा रहा है। एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम बहुत सालों से इस पे चर्चा कर रहे थे कि साउथ केरला हमारा टेम्पलेट था,
अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार टेम्पलेट बनते जा रहे हैं सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारिता है, जो भागीदारिता लोक कल्याणकारी राज्यों में कार्यक्रमों में भागीदारिता है, और जिसमें मध्य प्रदेश एक दिशा तय करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर देखने में आ रहा है रिजर्वेशन तो हमने महिलाओं को दे दिया, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर उसका मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पुरुष प्रधानता दिखाई देती है। देखिए, मैंने अपने लेखों में और अभी भी कहा है कि मुझे याद है कि उसे मुखिया पति के रूप में, सरपंच पति के रूप में कहते हैं। लेकिन अगर आप यूएनडीपी के, वर्ल्ड बैंक के जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस अगर आप हमारे देखें, रोहिणी पांडे हमारी प्रोफेसर हैं हार्वर्ड में, उनके लेखों को पढ़ें, और बाकी जो भी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन किया हमने भी किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने भी पंचायती राज पे बहुत बड़ा काम किया है, और हमने पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स पे भी काम किया है। उसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इफेक्ट। अब भारत में महिलाओं के पंचायती राज की वजह से जो सेकंड जनरेशन इफेक्ट हो रहा है, उससे इनका वास्तविक और सब्सटैंटिव एम्पावरमेंट हो रहा है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जिससे जेंडर गैप कम हो रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि इस पर आप ध्यान दें। अब मैं इसको एक संक्षिप्त रूप से श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ कि जो यूरोप के विकास का मॉडल है वो हिंदुस्तान के विकास से अलग है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भारत एक देश भी है और एक सभ्यता भी है, और एक जीवित सभ्यता है। तो इस जीवित सभ्यता के देश में हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्पावरमेंट हमारा होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू नहीं होगा। यूरोप में डेमोक्रेसी आने के पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और भारत में पहले डेमोक्रेसी आई और बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो महिलाओं का एम्पावरमेंट यहाँ पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा हो रहा है, पंचायती राज के द्वारा हो रहा है, एजुकेशन के द्वारा हो रहा है। मत भूलिए, उज्ज्वला गैस से भी उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, और यही सब जेंडर गैप कम होते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आप जैसा कि आपने बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के आप रचनाकार हैं और रचना कर्मियों में आप सम्मिलित रहे हैं, तो आपका जो विचार है हम लोगों को बहुत ही उत्प्रेरित भी करता है, और एक गौरव का भाव भी हमारे अंदर जगता है कि मध्य प्रदेश जो है वो उसमें एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेरे साथ प्रोफेसर विभूति है, जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शाजापुर से हैं, वे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे कोई प्रश्न करूं, मैं ये भी बता दूं कि 300वीं जयंती है पूरे मध्य प्रदेश में हम अहिल्याबाई होलकर की मना रहे हैं जी। और उन्होंने राजशाही को लोकशाही में बदला जी। और उसका बड़ा प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ा। मेरा सवाल आपसे ये है कि महिलाओं की भागीदारी, जेंडर गैप का कम होना सुशासन को कितना सुनिश्चित करेगा, और इन सब के लिए हम जैसे शिक्षकों की क्या भागीदारी होगी, शैक्षिक संस्थाओं की क्या भागीदारी होगी? आपने बहुत सही कहा प्रोफेसर विभूति। अभी मैं उज्जैन में 2 दिनों से इन सब चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों तक ये बातचीत पहुँची होगी। जैसे मैंने उसको ट्रेस किया हिस्टोरिकली, तो जिस तरह से हम इतिहास को देखते हैं लोक नीतियों के निर्माण में, इसलिए कल भी मैंने किसी जगह पे कहा है कि महारानी अहिल्या देवी अहिल्या का यहाँ पैर है। उनके पैर पड़ने से ही ये मातृत्वधारी लोक कल्याणकारी राज्य बन रहा है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि जो आप राजनीति पढ़ाते हैं नलिन जी, और आप सभी राजनीति के जेएनयू में भी विशिष्ट विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश आ जाएं और महारानी अहिल्याबाई के जीवन से और उनके प्रशासन से, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, उनसे अगर आप सीखें तो यही वो जगह है जहाँ पर हमने लोकशाही को पनपते देखा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश वो जमीन है, वो धरा है जहाँ से हिंदुस्तान की दिशा तय होती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें महारानी का बहुत बड़ा योगदान है इन द सेंस ऑफ सुशासन, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। जहाँ तक जो आंकड़े हमें आए हैं हिंदुस्तान के और पंचायती राज के और अन्य राज्यों से गुड गवर्नेंस के जो ढांचे आए हैं और उनसे जो जानकारी मिलती है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने अपने लेखों में कहा भी है। अभी हाल में मेरी किताब आई है और एक किताब आ रही लास्ट माइल वेलफेयर, उसकी चर्चा हो रही है
कि हम धीरे धीरे पेट्रोनेज डेमोक्रेसी से बाहर निकलकर, जिसे हम क्लाइंटेलिस्टिक डेमोक्रेसी कहते हैं, हम एक गुड गवर्नेंस बेस्ड डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये पिछले 15 सालों में हुआ है। ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट हो रहा है लोकतंत्र में, शायद उसकी ज़मीन यहीं से तय हो रही है। और इसमें कॉलेज का, इसमें यूनिवर्सिटी का, अगर आप देख लें, NAP कहता है, नेशनल एजुकेशन का पॉलिसी कहता है, और यहाँ पर कुलगुरु हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के हैं, मुझसे वो बहुत डायनेमिक लीडरशिप वो दिखा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज एक नीति आयोग की तरह थिंक टैंक बनकर अपने राज्य, अपने प्रखंड की दिशा, विकास की दिशा और सुशासन की दिशा भी तय करेंगे। मैं चाहूँगा कि कुलगुरु इस पे अपने विचार रखें। जी सर, धन्यवाद। आपने जैसा बताया कि स्थानीय आवश्यकताओं को समझना और उसका अनुरूप नीतियां बनाना, क्योंकि भारत इतना विकसित देश है और इतना विभक्त है विभिन्न दृष्टियों से, जिस दृष्टि से कि उसकी जो सामाजिक संरचना है वो क्षेत्रवार बदल रही है, भाषिक बदलाव हैं, सांस्कृतिक बदलाव हैं, और यह बदलाव जो है वही हमको एक सूत्र में बांधते हैं, हमको अनेकता में एकता का सूत्र देते हैं। फिर भी जो मूल धारा है राष्ट्रीयता की, वह शायद जैसा आपने बताया, बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे साथ में है, जो राष्ट्रीयता का स्वर है, वह भी मध्य प्रदेश में बहुत पुराने समय से, और लोकशाही जैसा आपने बताया कि माता अहिल्या जी के काल से राजशाही लोकशाही में बदलना शुरू हुई, और एक सुशासन और जो महिला प्रमुख राज्य के रूप में धारणा भारत भर में फैली, क्योंकि वे बनारस से लेकर के और केरल तक, और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक वो दिखाई देती हैं। उनके पदचिन्ह वहाँ दिखाई देते हैं, उनकी पदचाप आज भी वहाँ सुनाई देती है। मणिकर्णिका घाट से आप दक्षिण तक चले जाइए, माता अहिल्या का उपस्थिति आप देख पाते हैं। तब मुझे लगता है कि इस विविधतापूर्ण प्रदेश में हमें ये चाहिए कि विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में, और नई शिक्षा नीति 2020 के साथ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ में हमको यह आज़ादी भी मिली है कि हम अपना विचार अपने प्रांत में, अपनी संस्थाओं में लागू कर सकते हैं। उनको हम बहुत विचार पूर्वक, जैसा कि आपसे हम मार्गदर्शन भी चाहेंगे कि हम अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पहचाने, क्षेत्रीय समाज को पहचाने। वहाँ पर विशेषकर जैसा आपने बतलाया कि जो राष्ट्र की शक्ति है वो महिलाओं की शक्ति बढ़ाकर ही स्थिर की जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है। तो हर एक क्षेत्र की महिलाओं का एक अलग उनका परिवेश है, और उसके अनुरूप एक नीति बनाने की आवश्यकता है। तो विश्वविद्यालय, जैसा आपने कहा कि हमको यह कार्य करना चाहिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे निश्चित ही, और बहुत ही जल्द प्रयास करूँगा कि पूरे समूह के साथ में, पूरे दल के साथ में, पूरे विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के साथ में हम एक ऐसा विभाग स्थापित करेंगे जो कि क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए नीतियां बनाएगा और शासन को सुझाव अपने भेजेगा, जिसके के माध्यम से हम और युवाओं को जोड़ना इसके साथ में। जब हम ये सब काम करेंगे तो जो इस समय युवा है, जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो यह जो आज 18 साल का युवा है, यह जब 2047 में पहुंचेगा तो ये उस देश को देखेगा जिसकी, अगर अपने जीवन में हम विचार करें तो जब ये बच्चे 45 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 42 साल के होंगे, तो जिस भारत का सपना ये देखते हैं वह अंततः आज की नीतियों पर ही गढ़ा जाएगा। तो यह जो नीति निर्धारण का दायित्व आप विचार करते हैं कि विश्वविद्यालयों को निभाना चाहिए, तो इन युवाओं के साथ में, युवा समाज के साथ में मिलकर के हम इस दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ही आप जैसे मार्गदर्शक हमारे साथ में हैं, और प्रखर विचारक, जैसा मैंने बताया कि प्रोफेसर नलिन जी हैं, विभूति जी हैं, और एक बड़ा कुल हमारे साथ में है। सभी लोग मिलकर के इस दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे, और अगले वर्ष के अगले माह में ही हम ऐसा कुछ करेंगे कि यह आपको धरातल पर उतरता दिखाई देगा। नहीं, मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और जो आपने इस बात की घोषणा की है कि विश्वविद्यालय जहाँ तक हम देख रहे हैं दुनिया भर में, मुझे heidelberg जाने का मौका, मुझे दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, MIT, मुझे लगता है कि विक्रम विश्वविद्यालय इस पूरे राज्य का और इस इलाके का नया हार्वर्ड बनने जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ। जिस तरह से हार्वर्ड और MIT है, वह जिस तरह से हार्वर्ड और MIT जो भूमिका निभाता है, एक पूरे संसार में जो भूमिका निभाता है। अभी घोषणा हुई है कि फ्रांस के लोग आकर म्यूजियम बनाने का काम जो हमारे दिल्ली में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो विश्वविद्यालय की जो अग्रणी भूमिका है विकसित भारत बनाने में, वो भूमिका निभाने में आपने जो घोषणा की है कि विक्रम विश्वविद्यालय में एक पब्लिक पॉलिसी
और पब्लिक पॉलिसी के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक नई सोच, एक नई रचनात्मक समझ, लोकतंत्र के साथ जुड़ने का मौका, और साथ साथ मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को एक रहें और साथ रहें। तो अपने पंथ के भी साथ चलें, समाज के भी साथ चलें, और उसके साथ जो नया ज्ञान है उसमें कुलगुरु ने जैसा कहा, मुझे लगता है कि शायद विक्रम विश्वविद्यालय पूरे देश के विश्वविद्यालयों के लिए, कॉलेजेस के लिए भी एक दिशा तय करे। प्रोफेसर साहब, मैं इस अवसर पर रजनी कोठारी को भी याद करूंगा, जो कि भारतीय राजनीति के निष्णात विशेषज्ञ थे और आप उनके आखिरी स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को बड़े ग्रास रूट पर वाइब्रेंट रूप में देखा है, और खासकर पॉलिटिक्स इन इंडिया के बाद जो उनकी किताब आई है सीरीज में, वो बताती है कि हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है जो सदियों से हमारे साथ है, उसको धरातल पर कैसे हमको उतारना है, बिछाना है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय यादव जी ने जो किया है लाडली बहना को लाकर, वो उसको निश्चित रूप से बहुत वाइब्रेंट करेगा, और आने वाले समय में जो आत्मनिर्भरता उनकी बढ़ेगी, उससे कहीं ना कहीं ये राज्य, जिसको आपने बीमारू कहा, मैं तो ऐसा नहीं मानता, बहुत वाइब्रेंट है, वो सबसे अग्रणी राज्य बनकर भारत के मानचित्र पर उभरेगा। देखिए, मेरी इस पूरी परिचर्चा में सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सब मिलकर यहाँ पर, अक्सर मैंने कहा कि जैसे अमर्त्य सेन और बाकी लोगों का पहले मानना था कि केरल दिशा तय कर रहा है, केरल ही विकास की दिशा, लोकनीति की दिशा तय कर रहा है। पिछले कुछ सालों में, जैसा आपने भी कहा, और मुझे रजनी कोठारी की बातें भी याद है, और उनका भी ये मानना था कि साउथ नॉर्थ की तरफ आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अब नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है। ये जो मार्गदर्शन का काम है, और इस मार्गदर्शन के काम में ग्रास रूट डेमोक्रेसी में, मैंने पहले भी कहा इसी परिचर्चा में, दस्तक के द्वारा कहा, और मैं दस्तक दे रहा हूँ जिससे लोग सुने कि मध्य प्रदेश में ही पंचायती राज की नींव रखी गई, मध्य प्रदेश में ही मातृत्व बेस्ड गवर्नेंस मॉडल महारानी देवी अहिल्या ने यहाँ की है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पहले ही लागू की है, सबसे पहले स्टेट है। और तो आपके मुख्यमंत्री के लीडरशिप में, आपके विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नेतृत्व में जो यहाँ काम हो रहा है, उसमें मैं रजनी कोठारी की बात से सहमत हूँ, और आपकी बात से, कि विश्वविद्यालयों की एक केंद्रीय भूमिका होगी, और इस केंद्रीय भूमिका से मुझे लगता है कि सुशासन भी बनेगा, और मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए भी, देखिए आपने शायद गौर किया है या नहीं किया है, जो हमारे पास जो महिलाओं के बैंक अकाउंट्स खुले, जो हमारी मोबाइल व्यवस्था है, ई गवर्नेंस की व्यवस्था है, या जो मुद्रा स्कीम है, उसमें लगभग 60% तो महिलाओं की भागीदारी है जी। और ये तय यहाँ हो रही है। इसी को मैंने कहा कि साइलेंट पिंक रिवॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें आपके मुख्यमंत्री अग्रणीय हैं और उनसे बाकी राज्य भी सीख रहे हैं। तो इसे जो हम कह रहे हैं, जिसके हम मानता हूँ, जिसे मैंने कहा कि हम पेट्रोनिस्ट डेमोक्रेसी से बाहर निकल रहे हैं, और एक गवर्नेंस बेस्ड, एक सुशासन बेस्ड, एक डेवलपमेंट बेस्ड जो मॉडल बन रहा है, उसमें विश्वविद्यालय की भूमिका तय होगी, और बड़ी भूमिका तय होगी। आपको विभूति जी, प्रोफेसर विभूति, मुझे पूरा यकीन है कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। जी, धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, और विक्रम विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में, और हमारा सहयोगी महाविद्यालय है बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय, जिसको आप जानते ही हैं, वे भी दिसंबर में ही जन्मे थे। 8 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, और आज ये दिसंबर माह ही चल रहा है, और उन्होंने भी कविता लिखी है, बहुत सुंदर, राष्ट्र को आंदोलित करने वाली, उद्वेलित करने वाली, और इस राष्ट्र के संदर्भ में, स्वतंत्रता संदर्भ में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो वे भी हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की राजनीति और लोक प्रशासन अध्ययनशाला है, अम्बेडकर पीठ भी इस कार्यक्रम में सहयोगी रही है हमारे साथ में। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, अपना मूल्यवान समय आपने हमारे लिए दिया, और विश्वास करते हैं कि आपका यह जो सहकार है हमें प्राप्त होता रहेगा। और विक्रम विश्वविद्यालय, जैसा आपने कहा है, आपके शब्द मेरे लिए प्रेरणा भी हैं, और
मैं ये कहूँगा चुनौती भी है। तो उन कसौटी पर खरा उतरने के लिए मुझे पता है कि अहरनिश कार्य करना होगा, लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूँ हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा दल विक्रम विश्वविद्यालय में जो प्राध्यापक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके रूप में मुझे प्राप्त है। तो हम आपकी इन अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सकेंगे और राष्ट्र के कल्याण में यदि कुछ योगदान कर सके तो शायद यह हमारे इस जीवन की सार्थकता ही होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर प्रोफेसर अश्विनी कुमार से हमारी चर्चा। विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रायोजित, सहयोगी संस्थान शाहजहाँपुर महाविद्यालय के द्वारा प्रायोजित लोक प्रशासन एवं राजनीति शास्त्र अध्ययन के सहयोग से यह चर्चा हमने आयोजित की। और जैसा हमेशा ही कहते आए हैं और सुनते आए हैं कि सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, तो रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को मैं एक बार पुनः शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और 90.8 FM रेडियो दस्तक का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो ये मंच हमको सहज ही उपलब्ध करा देते हैं, सरलता से उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि जब तक बात जाएगी नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तो यह जो रेडियो दस्तक की लाइन है, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, इसका और विस्तार होगा और सुनेगा देश बढ़ेगा देश, यहाँ तक हम पहुँचेंगे। एक बार पुनः आप सभी का शुक्रिया। इसीलिए सुनते रहिए उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के सफरनामा और सफलता की कहानी पर एक विशेष परिचर्चा। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक